नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनोज खंडेलवाल और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी। आज हम आपको प्रोबेबिलिटी के सेट रिलेटेड कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करने जा रहे हैं। हम डिफरेंट थ्योरम्स जो प्रोबेबिलिटी में बोलते हैं, एडिशन थ्योरम एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इनके कंसेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडिशन थ्योरम लेते हैं और एडिशन थ्योरम को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एडिशन थ्योरम जो होती है उसको हम किस तरह से लिखते हैं। एडिशन थ्योरम, इसको हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, यानी इन स्टैटिस्टिक्स वी कॉल इट टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और इसके लिए हम क्या करते हैं, P A यूनियन B, यानी आप सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स में हमने परमुटेशन में पढ़ा था कि एडिशन यानी प्लस को हम यूनियन, सेट में क्या बोलते हैं, यूनियन, और यूनियन को आप एक वर्ड बोलते हो और। तो जब कभी भी मैं A यूनियन B लिखूं तो A यूनियन B एक इवेंट हो गई, दैट इज A और B। आप बोल सकते हो A और B। तो यहाँ पर P A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला हुआ, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आपने जब PA बोला तो PA का मतलब एरिया कंसेप्ट से देखें तो A का कंप्लीट एरिया आ गया, दिस होल एरिया। नाउ हम बात कर रहे हैं ओवरलैपिंग इवेंट्स की। आप देखिए दोनों इवेंट्स का कुछ पोर्शन ओवरलैपिंग है। जब हम इस तरह से बनाते हैं तो दैट मीन्स दोनों इवेंट्स एक साथ हो सकती है। इस एरिया में दोनों का कॉमन एरिया है, इसको हम बोलते हैं A एंड B। तो आपने जब PA बोला तो ये कंप्लीट एरिया आ गया, दिस एरिया एंड दिस एरिया। जब PB बोला तो ये कंप्लीट एरिया आ गया, दिस एंड दिस। तो ये एरिया आपने देखा दो बार आ गया। तो दो बार आ गया, किसी चीज को दो बार ऐड कर देते हैं तो एक बार आपने माइनस कर दिया। जैसे ही आपने माइनस किया ये एरिया तीनों एक एक बार आ गया। और ये फॉर्मूला जो है ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है, एडिशन थ्योरम इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में, और प्रोबेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि अगर ये दोनों इवेंट्स एक्सक्लूसिव हो जाए, एक्सक्लूसिव का मतलब ये है डिसजॉइंट, यानी दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो, तो इस तरह से हो जाएगी। ऐसे में क्या होगा, A इंटरसेक्शन B, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, नल, यानी ये इवेंट होगी इम्पॉसिबल इवेंट। इस तरह से आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। और इसमें क्या होगा कि A यूनियन B, अब आप फॉर्मूले से देखें PA प्लस PB। तो ये बात हुई आपके दो इवेंट्स की एडिशन थ्योरम। अब तीन इवेंट्स की एडिशन थ्योरम क्या होती है वो भी मैं आपको एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, हालांकि ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अब स्टूडेंट्स, तीन इवेंट्स के लिए हम एडिशन थ्योरम किस तरह से लिखते हैं वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर तीनों इवेंट्स को जिस तरह से हम सेट्स में दिखाते हैं वैसे दिखा रखा है। और सबसे पहले लिख लेते हैं P A यूनियन B यूनियन C, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C। तो आप क्या देखते हो, A यूनियन B यूनियन C में ये पूरा एरिया कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इनका इंडिविजुअल एरिया ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, सो दिस होल एरिया, ये वाला, ये सभी आ गए। उसके बाद में आपने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो B के सभी एरिया आ गए आपके। और फिर आपने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ C, तो C के आपके सभी एरिया आ गए। आपने क्या देखा, कुछ एरिया दो बार ऐड हो गया और कुछ एरिया तीन बार ऐड हो गया, जबकि हमें एक एक बार लेना था। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट, यानी हम माइनस करेंगे किस एरिया को, A एंड B, यानी जो एरिया A में भी है एंड B में भी है। तो आप देख सकते हो ये वाला एरिया जो है वो A में भी है एंड B में भी है। तो हमने जैसे ही एक बार माइनस किया तो एक बार माइनस मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली कर दिया। उसके बाद में आपने माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C लिया, तो आपका ये जो B एंड C का जो एरिया था इसको भी हमने एक बार माइनस कर दिया। और फिर फाइनली A इंटरसेक्शन C, ये वाला जो एरिया वो हमने माइनस किया, तो A और C का जो कॉमन एरिया है वो भी माइनस कर दिया।
अब आपने क्या देखा, सभी एरिया एक एक बार हो गए और ये वाला जो एरिया है जो तीनों में कॉमन है 3 बार ऐड हुआ था, बिकॉज ये वाला एरिया ए में भी था, बी में भी था, सी में भी था और 3 बार ही माइनस हो गया बिकॉज दिस एरिया इज इन ए एंड बी ऑल्सो, बी एंड सी और ए एंड सी उसमें भी था, तो 3 बार ऐड हुआ और 3 बार ही माइनस हो गया। तो फाइनली इसको एक बार ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पर प्लस किया कि ए एंड बी एंड सी, तो ये हमें मिला एडिशन थ्योरम फॉर 3 इवेंट्स। ये फॉर्मूला बहुत इजी होता है अगर आप इसको इस तरह से समझें कि एडिशन थ्योरम का मतलब होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको समझें कि अगर 3 इवेंट्स हो ए और बी और सी, दैट मींस एटलीस्ट 1 इवेंट, कम से कम इन तीनों में से एक जरूर हो। आपने जब कभी भी ए यूनियन बी यूनियन सी लगाते हो उसका मतलब एटलीस्ट भी होता है, कम से कम एक जरूर हो। इनके बाहर क्या होता है, अगर हम इनके बाहर लें तो यहाँ पर तीनों ही इवेंट नहीं हो रही होती है और इनके अंदर आ जाएंगे तो एक इवेंट भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ओनली 1 इवेंट, और ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर 2 इवेंट्स और इस जगह ऑल द 3 इवेंट्स और यहाँ पर नो इवेंट्स। इसीलिए इस कंप्लीट एरिया को हम एटलीस्ट 1 इवेंट भी बोलते हैं। तो एटलीस्ट 1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी बोले तो भी आपको यूनियन ही निकालना है। और ये फॉर्मूला जो है टोटल प्रोबेबिलिटी भी कहलाता है, बिकॉज ए बी सी का टोटल एरिया कवर कर लिया। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है आपको आसानी से याद हो जाएगी। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक एक को ऐड करो, दो दो को माइनस करो, तीन तीन को ऐड करो, दैट इज कॉल्ड एडिशन थ्योरम। आई होप 2 इवेंट्स का एंड 3 इवेंट्स का एडिशन थ्योरम आपको क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस लेते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इन तीनों में से कोई सी भी 2 इवेंट एक साथ ना हो, इसका मीनिंग ये हो गया कि तीनों सेट इस तरह से हो गए डिसजॉइंट्स। तो आप क्या देख सकते हैं, ए एंड बी ये भी नहीं हो सकती साथ में, दोनों इवेंट साथ में नहीं हो सकती। बी एंड सी दैट इज आल्सो इम्पॉसिबल, ए एंड सी दैट इज आल्सो इम्पॉसिबल, एंड ए बी एंड सी दैट इज आल्सो। तो सारे इंटरसेक्शन क्या हो गए, नल सेट, इम्पॉसिबल इवेंट्स। ऐसे में इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए एंड बी प्रोबेबिलिटी 0, बी एंड सी द प्रोबेबिलिटी इज 0, ए एंड सी द प्रोबेबिलिटी इज 0 एंड ए एंड बी एंड सी द प्रोबेबिलिटी इज 0। तो आप क्या देखते हो कि ये फॉर्मूला बहुत इजीली कि ए यूनियन बी यूनियन सी, पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। तो ये फायदा मिला। तो स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिव इवेंट में आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है, एक्सक्लूसिव इवेंट में आपको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि जब कभी भी आपको यूनियन निकालना हो तो आप उन इवेंट्स को ऐड कर दीजिए, आपको कुछ भी माइनस नहीं करना पड़ता। ये फायदा है। एंड एक्सक्लूसिव इवेंट्स किनको कहते हैं, 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स, 2 और मोर इवेंट्स, आउट ऑफ देम no 2 events can happen simultaneously। जिनमें से कोई सी भी 2 इवेंट्स एक साथ ना हो सके उन्हें हम एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। तो ये था एडिशन थ्योरम और उसका एक केस एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब हम लेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो स्टूडेंट्स अब हम लेने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किस तरह से है उसे देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन को हम इंटरसेक्शन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जो लॉजिक होता है उसके अंदर हम एंड बोलते हैं। यानी आप जब कभी भी ऐसे लिखोगे ए एंड बी, आप इसको इस तरह से रीड कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी क्या हुई, एक इवेंट हुई, ए और बी दोनों के एक साथ होना, जॉइंट इवेंट, 2 इवेंट मिलकर एक साथ हो, साइमल्टेनियस हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी को आप बोल सकते हो जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। दोनों के एक साथ होने का चांस क्या है, तो इसको हम फॉर्मूला बना के लिखें उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल क्लियर कर देता हूं ताकि आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज यहाँ पे 6 रेड बॉल्स है एक बॉक्स में and 7 black balls है। So there are 6 red balls and 7 black balls in a box and हम randomly 2 balls
यानी 2 balls 1 by 1 1 by 1 रैंडमली अगर 2 balls इसमें से ले और हमने यहाँ पे लिखा विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है दूसरी बॉल निकालने से पहले जो बॉल हमने निकाली थी वो हमने वापस बॉक्स में रिप्लेस नहीं करी, यानी पहली बॉल हमने निकाल के बाहर रख ली और फिर दूसरी बॉल निकाली। इसका मीनिंग ये है कि सेम बॉल जो है 2 बार नहीं आ सकती, ऐसा भी बोल सकते हो। तो इसके अंदर अब हम इवेंट देख लेते हैं। अगर आपको बोले 2 balls are drawn 1 by 1 या 1 after another without replacement एंड कहे कि फर्स्ट बॉल रेड हो, फर्स्ट बॉल रेड हो एंड सेकंड बॉल ब्लैक हो, इसका क्या चांस है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो आप इस इवेंट को कैसे लिखेंगे? फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक, ऐसे लिख सकते हो इन शॉर्ट। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड बॉल एंड सेकंड ब्लैक बॉल। अब मैं यहाँ पर पहले इनको सिंबॉलिकली लिखूं, यानी अगर हम वर्ड्स में लिखें उससे पहले मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं, वो ज्यादा आसान लगेगा आपको। सबसे पहले देखिए फर्स्ट बॉल के रेड होने का चांस, यहाँ पे टोटल बॉल है 13, तो फर्स्ट बॉल के रेड होने का चांस हुआ 6 by 13। अब आप सेकंड बॉल के ब्लैक होने का चांस निकाल रहे हो, जबकि पहली बॉल आपने वापस नहीं डाली है। ध्यान रखें, सेकंड बॉल के ब्लैक होने का चांस, जबकि पहली बॉल रेड हो चुकी है, आप ऑलरेडी उसकी प्रोबेबिलिटी ले चुके हो। तो आप बताइए कि आप उस बॉल को वापस तो डाल नहीं रहे हैं, तो अब रेड बॉल कितनी होगी 5 एंड टोटल बॉल्स कितनी होगी 12। तो सेकंड बॉल के ब्लैक होने का चांस 7/12 आया। अब हम अगर इसको इन सिंबल्स यानी इन वर्ड्स लिखें तो आप बताइए इसको क्या लिखेंगे? डेफिनेटली इसको हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, एंड का हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। अब बताइए क्या इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल लिखना सही होगा? बिकॉज ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, इस बॉक्स से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 7/13 होती है, तो क्या ये 7/13 है? नो, ये एक्चुअली में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, सेकंड बॉल के ब्लैक होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। व्हेन फर्स्ट बॉल इज रेड कलर, यानी पहली बॉल रेड कलर की हो चुकी है, तो आप इसको लिखेंगे सेकंड बॉल जो कि ब्लैक कलर की हो ऑन द कंडीशन व्हेन द फर्स्ट बॉल इज ऑलरेडी ऑफ रेड कलर। इस तरह से हम लिखते हैं। अब आप इसका मीनिंग समझिए, है ना। अब मैं यहां पर इसका फॉर्मूला लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज हैपेंड, यानी ए ऑलरेडी हो चुकी है। इसका मीनिंग ये है कि बी के होने का चांस ए के होने के चांस से प्रभावित हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, डिपेंडेंट है। ये एक्चुअली में डिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला है। तो आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जिसमें 2 इवेंट्स की जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाली हो उसको इसी तरह से लिखते हैं। और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ऑफ इवेंट भी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड और ऑकर्ड। अब यहां पर मैं अगर मान लीजिए कि मैं फर्स्ट बॉल को इस तरह से बोलूं कि फर्स्ट बॉल जो है वो ब्लैक कलर की हो एंड सेकंड बॉल रेड कलर की हो, डेफिनेटली ये जो इवेंट है वो पिछली इवेंट से अलग है। फर्स्ट बॉल रेड एंड सेकंड बॉल ब्लैक, दिस इज डिफरेंट इवेंट देन फर्स्ट बॉल ब्लैक एंड सेकंड बॉल रेड। तो ये जो है हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों डिफरेंट इवेंट है। लेकिन आप देखिए जरा, फर्स्ट बॉल के ब्लैक होने का चांस कितना आया 7/13 इंटू सेकेंड बॉल के रेड होने का चांस, जबकि फर्स्ट बॉल ब्लैक हो चुकी है। तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट बॉल ब्लैक हो चुकी है, तो अब ब्लैक बॉल्स कितनी बची यहाँ पे 6 और टोटल बॉल्स हो गई यहाँ पे 12। तो सेकेंड बॉल के रेड होने का चांस जबकि फर्स्ट बॉल ब्लैक हो चुकी है वो आई 6/12। तो आपने क्या देखा कि ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी इक्वल है, यानी आप देखिए ऊपर 6 into 7 यहाँ भी यही है, नीचे 13 into 12 यहाँ भी यही है। सो न्यूमेरिकली बोथ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल, जबकि दोनों इवेंट्स डिफरेंट है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि
सेट में कहा जाता है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ऐसा इसलिए होता है। तो यहाँ पर R इंटरसेक्शन B एंड B इंटरसेक्शन R ये सेम है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अपॉन ब्लैक। तो इस फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B। चाहे आप पहले इवेंट A को कर लें देन B को करें, या पहले B को कर लें एंड A को करें, डेफिनेटली दोनों इवेंट्स डिफरेंट है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A का है, ये A इंटरसेक्शन B का है, लेकिन न्यूमेरिकली इक्वल होता है। तो ये बना आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। यानी आप इसको P A इंटरसेक्शन B को इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, यदि क्वेश्चन में PA एंड PB अपॉन A दिया हो, और अगर PB एंड PA अपॉन B दिया हुआ हो तो उस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब इसका केस देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का स्पेशल केस क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का स्पेशल केस होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और वो किस तरह से होता है वो हम देख लेते हैं। यहां पर अगर विदाउट रिप्लेसमेंट की जगह सपोज कीजिए विद रिप्लेसमेंट होता, तो आप क्या देखते हैं कि फर्स्ट बॉल के रेड होने का चांस 6/13 डेफिनेटली। तब अगर मैं निकालूं तो फर्स्ट बॉल के रेड होने का चांस 6/13, और अब आपने क्या किया, सेकंड बॉल को निकालने से पहले जो बॉल थी, जो भी वो कलर की थी, उसको आपने वापस बॉक्स में रिप्लेस कर दिया, वापस बॉक्स वैसे का वैसे हो गया। तो सेकंड बॉल के ब्लैक होने का चांस हो गया 7/13। अब आप इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, आप देख लीजिए 6/13, और इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, बिकॉज इस बॉक्स से ब्लैक निकलने की चांस है 7/13। ऐसे में आपने क्या देखा कि P B अपॉन R, यानी सेकेंड बॉल के ब्लैक होने का चांस, जबकि पहली रेड हो चुकी है, वो PB हो गया। तो ये अगर हम देखें तो हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में यहाँ लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम जिस केस को ले रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का केस है, और यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेन इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट होने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B, यानी B के होने का चांस A पर डिपेंड नहीं करता एंड A के होने का चांस B पर डिपेंड नहीं करता। तो आप कैसे लिखते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब ये दोनों इक्वल होते हैं, अगर ये और ये इक्वल है तो आप इनको कैंसिल कर दीजिए। PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA अपॉन B, यानी ऑटोमेटिकली अगर B जो है वो A पर डिपेंड नहीं करेगी तो A भी B पर डिपेंड नहीं करेगी। PA अपॉन B कितना आ जाएगा, दैट इज PA। तो आपको इंडिपेंडेंट होने पर जो आपकी PB अपॉन A एंड PA अपॉन B वो किसके बराबर हो जाएगी, PB एंड PA, और आपका फॉर्मूला जो है PA एंड B वो सिंपली हो जाएगा PA इंटू PB। तो ये आपको बेनिफिट हुआ। तो स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट जो है वो एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का केस है, और इंडिपेंडेंट होने का मीनिंग ये है कि एक इवेंट के होने या नहीं होने का चांस दूसरे इवेंट के होने या नहीं होने के चांस से प्रभावित ना हो इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर फायदा ये मिला कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में जब कभी भी आपको बोले कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो आप A एंड B यानी A इंटू B को सीधा ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, A की प्रोबेबिलिटी को एंड D की प्रोबेबिलिटी को। लेकिन आप ऐसा तभी कर सकते हो जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो। अब स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ने के बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले जो हैं उसी थ्योरम से बना लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर PB अपॉन A एंड PA अपॉन B, इसके फॉर्मूले आ जाएंगे। PA अपॉन B अगर आप देखेंगे दिस इक्वल टू दिस, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। इसी तरह आपको अगर PB अपॉन A निकालना हो तो आप इसको इधर डिवाइड कर दीजिए PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। तो ये फॉर्मूले बने। कभी भी जो नीचे वाली संख्या है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, तो मैं यहाँ कंडीशन लिख दूं PB इज नॉट जीरो, और यहाँ लिख देता हूँ PA इज नॉट जीरो।
अब आप इन दोनों फॉर्मूले को देखो कि जब कभी भी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी जाए P A अपॉन B, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर जॉइंट प्रोबेबिलिटी आएगी, हमेशा A एंड B, यानी इन दोनों का एंड आएगा, और जो चीज नीचे है वही हमने नीचे लिखी है, यानी जो इवेंट हो चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने नीचे लिख दी है। इसी तरह आप P B अपॉन A भी देख सकते हो, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आ गया और जो चीज नीचे है वो हमने लिख दी। P A अपॉन B कब डिफाइंड होता है, जब P B 0 नहीं हो, यानी इवेंट भी इम्पॉसिबल नहीं हो। आप बताइए P अपॉन B का मीनिंग क्या होता है, इवेंट A के होने का चांस जबकि B हो चुकी है। अब B अगर इम्पॉसिबल होगी तब तो फिर बताइए P A अपॉन B कैसे निकलेगी, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो P A upon B is defined when P B is not zero, in other words event B is not impossible। इसी तरह से P B upon A is defined when P A is not zero, or you can say event A is not impossible। तो ये आपके फॉर्मूले आए। अब मैं आपको एक और केस लेके बताता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे होती है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कहे कि P A upon B डैश निकालिए, तो आप किस तरह से निकालेंगे ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ऊपर आएगी जॉइंट प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B डैश, नीचे क्या हो जाएगा P B डैश। अब आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि A एंड B डैश का मतलब ओनली A होता है, यानी ओनली दिस एरिया, और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, A के एरिया में से ये वाला माइनस कर दीजिए इस तरह से, और PB डैश इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस PB। अब क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई हो, ये वाली एंड सेकंड ये वाली और ये वाली अगर हम रख दें तो ये वैल्यूज रखने के बाद ये कैलकुलेशन हो जाती है। तो कभी भी आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा तो वो इस तरह का होगा, और हम सेट बी के कुछ क्वेश्चन करेंगे जब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बीच में, कि क्या दो इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी एंड इंडिपेंडेंट भी एक साथ हो सकती है कि नहीं। तो इस बात को ध्यान रखें कि कभी भी दो इवेंट्स एक साथ यानी सेम टाइम पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो एंड इंडिपेंडेंट भी हो, ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को मैं लिख देता हूं और आप भी ध्यान रखिएगा। टू इवेंट्स cannot be mutually exclusive and independent simultaneously, यानी एक साथ दो इवेंट्स, दो घटनाएं एक साथ इंडिपेंडेंट भी हो एंड एक्सक्लूसिव भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो एक्सक्लूसिव है तो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, और अगर वो इंडिपेंडेंट है तो एक्सक्लूसिव नहीं होगी। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अब अगली बात है स्टूडेंट्स कि अगर दो इवेंट्स A एंड B इंडिपेंडेंट होंगी, यानी मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है A और B इंडिपेंडेंट है, तो जब कभी भी A और B इंडिपेंडेंट होती है तो A एंड B डैश भी इंडिपेंडेंट होगी, और इसी तरह से आप बोल सकते हैं A डैश एंड B भी इंडिपेंडेंट होगी, और A डैश एंड B डैश भी इंडिपेंडेंट होगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो डेफिनेटली आप ऐसे लिख सकते हो PA एंड B इज इक्वल टू PA इंटू PB। अगर ऐसी बात है तो वो इंडिपेंडेंट है, और अगर बराबर नहीं है दोनों PA एंड B इज नॉट इक्वल टू PA इंटू PB तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, देन इट इज डिपेंडेंट। तो जब कभी भी A और B इंडिपेंडेंट हो तो आप PA एंड B इस तरह से निकाल सकते हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। लेकिन आपको क्या फायदा मिलता है कि अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो A एंड B डैश भी इंडिपेंडेंट होगी। ऐसे में आप PA एंड B डैश को भी ऐसे लिख सकते हो PA इंटू PB डैश, या फिर आप इसको PA डैश एंड B को भी आप ऐसे लिख सकते हो PA डैश इंटू PB। इसी तरह से PA डैश एंड B डैश को भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो PA डैश इंटू PB डैश। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के होने का। अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो A एंड B डैश भी इंडिपेंडेंट होगी, A डैश एंड B भी इंडिपेंडेंट होगी, A डैश एंड B डैश भी इंडिपेंडेंट होगी। दिस इज द बेनिफिट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब एक और पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि अगर इफ 3 इवेंट्स
ए बी सी आर इंडिपेंडेंट, अगर 3 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो क्या कंडीशंस होती है? तो आप बोल सकते हो पी ए एंड बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, क्योंकि ये तीनों इंडिपेंडेंट है। पी बी एंड सी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी सी, पी ए एंड सी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी सी, एंड ए एंड बी एंड सी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तो ये 4 कंडीशंस आपको मिली। देयर आर 4 कंडीशंस, यानी 3 इवेंट्स के इंडिपेंडेंट होने की 4 कंडीशंस होती है, एंड दीज आर द 4 कंडीशंस। तीनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। आप पी एंड बी भी डायरेक्टली निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, बी एंड सी बी, ए एंड सी बी, एंड फाइनली ए एंड बी एंड सी बी। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो मैंने आपको बताए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड जो कैलकुलेशन के क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे, और आपका प्रोबेबिलिटी का एक पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा सेट रिलेटेड, किस तरह से हम फॉर्मूले को यूज करते हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये सभी क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।